अच्छा, मैं आपको बता रहा था क्लब सेल्स के बारे में। ठीक है, क्लब सेल्स क्या करते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टॉक्सिन्स को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तोड़ते हैं टॉक्सिन्स को। टॉक्सिन्स को तोड़ने के लिए आपको एंजाइम्स चाहिए होते हैं। अब ये एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? ये ग्रेन्यूल्स जो हैं, ये पॉकेट्स होती हैं, पॉकेट्स के अंदर क्या है, एंजाइम छुपे पड़े होते हैं। ठीक है, अब ये एंजाइम्स आएंगे, आपके इन टॉक्सिन्स को तोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लब सेल से। ठीक है, अब ये हिस्टोलॉजी है नॉन सिलिएटेड, मींस के इनके पास सीलिया नहीं होंगे, और ये लो कोलोमनर या क्यूबाइडल होंगे विद सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स। तो ग्रेन्यूल्स के पास क्या है, ये छोटी छोटी पॉकेट्स होती हैं, इनमें क्या है, एंजाइम्स पड़े होते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्लब सेल्स आपके टॉक्सिन्स को तोड़ते हैं। अब ये क्लब सेल्स कहाँ पे लोकेट होते हैं, ये आपका एमसीक्यूज भी बन सकता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्लब सेल्स कहाँ पे लोकेट होते हैं, तो आपने ब्रोंक्यूल्स का बताना है। तो आगे उसने यही लिखा हुआ है कि डी ग्रेड, डी ग्रेड मतलब तोड़ना, टॉक्सिन्स विया द साइटोक्रोम। तो यहाँ पे भी आप ये जो साइटोक्रोम है इसको भी आपने याद रखना है कि P400 जो है 50 आपका साइटोक्रोम जो होता है, यहाँ पे आपकी क्या है, डिग्रेडेशन हो रही होती है टॉक्सिन्स की। ठीक है, secrete the component of surfactant progenitor cells for the club and ciliated cells। सिंपल आपने इसको क्या है, याद रखना है इतना। अब सर्फेक्टेंट क्या होता है वो आगे नीचे हमारा टॉपिक आएगा, उसको हम डिटेल के साथ देखेंगे। ये क्लियर है क्लब सेल्स? अब नेक्स्ट है जी हमारे सर। पास एल्वुलर सेल टाइप्स। ठीक है, इसमें पहले तो आपको नाम पता होने चाहिए कि सेल टाइप्स कितनी होती है। टाइप 1 होती है निमोसाइट्स और दूसरी होती है टाइप 2 निमोसाइट्स। ठीक है, अब सिंपल आपने इसमें क्या याद रखना है, जो टाइप 1 निमोसाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, सिंपल पहले आपको पता होने चाहिए, आपके गैस एक्सचेंज के लिए होते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, टाइप 1 निमोसाइट का गैस एक्सचेंज करवाते हैं। ठीक है, और हिस्टोलॉजिकली देखें तो ये आपके स्क्वैमस सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये 97% जो है आपके एल्वुलर सरफेसिस पे होते हैं। ठीक है, थिन लाइन जो है द एल्वुलाई फॉर द ऑप्टिमल गैस एक्सचेंज। तो टाइप 1 निमोसाइट्स के बारे में आपने क्या याद रखना है कि ये आपके गैस एक्सचेंज के लिए होते हैं। पोर्स ऑफ कॉन क्या है, पोर्स ऑफ कॉन ये एक एनाटॉमिकल जो कम्युनिकेशन होता है आपके एल्वुलाई के दरमियान। ठीक है, ये इसका काम क्या होता है, आपकी एयर को पास करना या उसको अलाउ करना विद फ्लूइड्स या फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स क्या होते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, आपके जो डेब्रिस होता है उसको खा जाते हैं, ईट कर देते हैं, ईट कर जाते हैं, और ये फिर कहाँ पे भेज देते हैं, आपके मैक्रोफेजेस के पास। ठीक है, सिंपल आपने ये याद रखना है कि पोर्स ऑफ कॉन्स क्या होते हैं, ये एनाटॉमिकल कम्युनिकेशन होता है आपके जो एल्वुलाई के दरमियान होता है। ठीक है, पासिंग फॉर अलाउ करता है आपकी एयर्स को, फ्लूइड्स को, फैगोसाइट्स को, बैक्टीरिया को इन निमोनिया। तो निमोनिया एक पैथोलॉजी है, इसके अंदर बैक्टीरिया अगर पहुंचेंगे तो वो कहाँ से पहुंचेंगे, पोर्स ऑफ कोन्स से। ठीक है, सिंपल आपने ये याद रखना है। अब नेक्स्ट है टाइप 2 निमोसाइट्स। पहले आपको इसकी हिस्टोलॉजी पता होनी चाहिए। ये क्यूबाइडल और क्लस्टर्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, पहले आपको ये पता होनी चाहिए। अब इसके दो फंक्शंस हैं। एग्जामिनर आपसे एक सिनेरियो पूछ सकता है, वो सिनेरियो किस तरह का होगा, वो कहेगा कि एक बंदे का ना एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके बाद उसके लंग्स क्या है, डैमेज हुए हैं। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि उसके लंग्स डैमेज हुए हैं, अब उसके लंग्स को कौन से सेल्स जो हैं रिपेयर करेंगे, तो आपने क्या है, टाइप 2 निमोसाइट्स को टिक करना है। ठीक है, तो ये एज अ रिपेयर के तौर पर टाइप 2 निमोसाइट्स काम करते हैं। और ये जो टाइप 2 निमोसाइट्स होते हैं ये ओवरऑल कहाँ से आ रहे होते हैं, वो आपके स्टेम सेल्स प्रिकर्सर से क्या है, आ रहे होते हैं। सिंपल आपने ये याद रखना है। अब ये जो टाइप 2 निमोसाइट्स होते हैं ये आपके सर्फेक्टेंट को भी बनाते हैं। अब लेमिलर लेमिलर बॉडीज जो होती हैं, ये लेमिलर बॉडीज होती क्या है, ये एक छोटी छोटी जो है पॉकेट्स होती हैं। ठीक है, इन पॉकेट्स के पास क्या पड़ा होता है, आपका सर्फेक्टेंट पड़ा होता है। ये दो पॉइंट्स क्लियर है सबको? क्लियर है? सर। जी अब सर। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ सर लॉ ये ऑफ नहीं समझ आई, ये सर व स्टेम सेल। स्टेम सेल्स। इसको आप फिलहाल इतना ही याद करो, ये हम हेमाटोलॉजी के अंदर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सिंपल आप ये याद रखो, एग्जामिनर आपसे एक क्लिनिकल सिनेरियो पूछ सकता है कि एक बंदे का ना कार एक्सीडेंट हुआ है, बाइक एक्सीडेंट हुआ है, उसके लंग्स डैमेज हो गए हैं, लंग्स डैमेज हो गए हैं, तो उस उनको कौन से सेल्स क्या है रिपेयर करेंगे, तो आपने टाइप 2 निमोसाइट को टिक करना है। ठीक है, इसके बाद सर्फेक्टेंट भी आपके टाइप 2 निमोसाइट्स बनाते हैं। लेमिलर बॉडीज क्या होती हैं, ये छोटी छोटी पॉकेट्स होती हैं, इनमें क्या है, आपका सर्फेक्टेंट पड़ा होता है। सिंपल आपने ये याद रखना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ लेप्लेस। इसके अंदर क्या होता है, मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप इंस्पायर करते हैं ना, इंस्पायरेशन पे क्या होता है, लेट्स सपोज ये आपकी एल्वुलाई है,
इंस्पायरेशन पे क्या होता है, आपका रेडियस बढ़ जाता है, एल्वोलाई का रेडियस क्या होता है, बढ़ जाता है। जब आप एक्सपायर करते हैं तो एल्वोलाई का रेडियस क्या है, कम हो जाता है। सिंपल आपने ये याद रखना है कि जब आप इंस्पायर करते हैं तो आपका जो रेडियस होता है वो बढ़ जाता है, जब आप एक्सपायर करते हैं तो आपका रेडियस एल्वोलाई का कम हो जाता है। तो इसे आप लॉ ऑफ लैप्लेस का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट है सरफेक्टेंट। अब सरफेक्टेंट आपको क्यों चाहिए होता है, ठीक है। सरफेक्टेंट असल में ये आपके जो एल्वोलाइज होते हैं ना, एल्वोलाइज की टेंशन को कम करता है, ठीक है। अब इसको अपने गौर से सुनना है। अगर ये क्लियर हो गया तो एक डिजीज आएगी नीचे हमारे पास, न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो उसमें होता क्या है, आपके सरफेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब सरफेक्टेंट की डेफिशिएंसी होगी तो आपके एल्वोलाई की टेंशन बढ़ जाएगी, ठीक है। वो एक पैथोलॉजी है। नॉर्मल सरफेक्टेंट क्या करता है, ये आपके एल्वोलाई की टेंशन को कम करता है, एल्वोलाई की टेंशन को भी कम करता है, और दूसरा ये एल्वोलाई को क्या है, कोलैप्स नहीं होने देता आपस में। और साथ में आपके जो लंग रिक्वायल हैं, ये टॉपिक्स आगे आएंगे, इनको हम डिटेल के साथ देखेंगे। सिंपल आपने इनको ये चीज याद रखनी है कि एक तो आपकी टेंशन कम करता है, एल्वोलर कोलैप्स को कम करता है, लंग रिक्वायल को कम करता है, और कंप्लियांस को क्या है, बढ़ा देता है। ये भी हमारा टॉपिक आएगा। अब सरफेक्टेंट किस मॉलिक्यूल से बनता है, ये आप लोगों का एमसीक्यूज बन सकता है। तो आपने इस DPPC, ये इसका पूरा नाम ये है, डाइपल्मिटोल जो है फास्फोटिडाइल कोलिन, ठीक है। इस मॉलिक्यूल से आपका सरफेक्टेंट बनता है, ठीक है। और सरफेक्टेंट कितने वीक से बनता है, आपने ये भी याद रखना है कि आपका जो 20 वीक होता है, उससे लेकर आपके 35 या 36 वीक तक आपका सरफेक्टेंट बनता रहता है, ठीक है। सिंपल आपने ये भी याद रखना है। इसके बाद अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंपॉर्टेंट फॉर द फीटल सरफेक्टेंट सिंथेसिस। इट्स मींस कि वो ये कह रहा है कि अगर वो बच्चे जिनके सरफेक्टेंट नहीं बनता, उनकी डेफिशिएंसी होती है, तो आप उनको स्टेरॉइड्स दें। स्टेरॉइड्स क्या करता है, ये हेल्प करता है आपका सरफेक्टेंट बनाने में, और साथ साथ आपके लंग्स की डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए होता है। अब सरफेक्टेंट आपकी एक तो मॉलिक्यूल आपने याद रखना है, कौन सा मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। उसके बाद ये आपने काम याद रखने हैं इसके, ठीक है। उसके बाद अगर सरफेक्टेंट नहीं बन रहा तो आप उसको क्या है, बच्चे को आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दें, स्टेरॉइड्स दें। जब स्टेरॉइड्स देंगे वो आपका सरफेक्टेंट भी बनाएंगे, और साथ में आपकी लंग्स की डेवलपमेंट भी ठीक से हो रही होगी। इसके बाद नेक्स्ट है कोलैप्सिंग प्रेशर। इसको सिंपल आपने क्या याद रखना है, टू सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है, फार्मूला है ये। अब नेक्स्ट है एल्वुलर मैक्रोफेज। जहां पे समझना है फिर आपने दोबारा मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। जो है एल्वुलर मैक्रोफेजेस हैं, इसका दूसरा नाम है डस्ट सेल्स। इसका दूसरा नाम क्या है, डस्ट सेल्स भी है। अब ये क्या करते हैं, ये फेगोसाइटोस करते हैं फॉरेन मटेरियल। इट्स मींस के जो भी आपकी बॉडी के अंदर कोई डेब्रेस होता है लंग्स वगैरह में, ये उन सेल्स को क्या है, जो डेब्रेस होता है उनको खाते हैं, इनगल्फ करते हैं, ठीक है। अब ये इनगल्फ कैसे करते हैं, किन एंजाइम के जरिए से, ये भी आपको पता होना चाहिए। साइटोकाइंस और एल्वुलर प्रोटीएजेस, इनकी मदद से ये इनको खाते हैं, फॉरेन मटेरियल्स को, जो डेब्रेस होता है, ठीक है। तो जब आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ रहे थे तो उनमें आपको क्या मिला था, आपने पढ़ा था HF या हार्ट फेलियर सेल्स। कहाँ पे पढ़ा था, पल्मोनरी एडिमा के अंदर। पल्मोनरी एडिमा आपको लेफ्ट हार्ट फेलियर में मिल रहा था कि राइट हार्ट फेलियर में, अशना? लेफ्ट में, अब लेफ्ट हार्ट फेलियर। जो हार्ट फेलियर है, पल्मोनरी एडिमा है, पल्मोनरी एडिमा के अंदर क्या है, आपकी हार्ट फेलियर सेल्स मिलेंगे। इसमें होता क्या है कि आपके जो मैक्रोफेजेस होते हैं, ये क्या करते हैं, आपके इन जो आरबीसीज, साफ जाहिर है आपके लंग्स के अंदर क्या है, एडिमा का क्या मतलब है, पानी भरा हुआ है ना, पानी और आरबीसीज मौजूद हैं, ठीक है। जब आरबीसीज और ये चीजें जो मौजूद होंगी, तो अब मैक्रोफेजेस आएंगे। मैक्रोफेजेस, अब लंग्स के अंदर क्या है, आरबीसीज हैं, पानी है, ठीक है। जब एबनॉर्मल होंगे आपके लंग्स में एडिमा की वजह से, तो ये आरबीसीज टूट जाएंगे। जब आरबीसीज टूट जाएंगे तो मैक्रोफेजेस आपके उन आरबीसी, टूटे हुए आरबीसीज को खाएंगे। स्पेशली कौन सी चीज, आपकी जो हीमोसिड्रिन, हीमोग्लोबिन होती है, उसको खाते हैं। तो उसको आप नाम देते हैं हीमोसिड्रिन लैडेन मैक्रोफेजेस, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलते हैं, पल्मोनरी एडिमा में और एल्वुलर हेमरेज के अंदर। इट्स मीन जब आपके एल्वुलाई का रप्चर होता है और उससे ब्लड निकल रहा होता है, एल्वुलर हेमरेज उसे बोलते हैं, तब ये आपको मिलते हैं। क्लियर है ये टर्म? सर ये कंप्लायंस का क्या मतलब है? कंप्लायंस अब आगे आएगा टॉपिक, उसको डिटेल से हम देखेंगे बाद में, ठीक है। पहले फिलहाल आपने इतनी चीजें याद रखनी है, वो टॉपिक एक अलग आएगा। अब हमने कहा कि जो न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है,
सर्फेक्टेंट जो है इसमें क्या होता है आपका नहीं बनता, सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है। अब नॉर्मल आपने समझ लिया है तो उसका ये उलट है। अब सर्फेक्टेंट नहीं बन रहा तो जो सरफेस टेंशन है वो बढ़ जाएगी, और सरफेस टेंशन भी बढ़ेगी तो उससे आपका एल्वुलर कोलैप्स भी बढ़ जाएगा। अब इसकी वजह से क्या है, आपको न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। तो एग्जामिनर आपको ये कहता है कि हमने चेस्ट एक्सरे की, चेस्ट एक्सरे पे ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिली है, तो ये कौन सी डिजीज में मिलता है, तो आपने क्या आंख बंद करके न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को टिक करना है। अब ये सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी क्यों होती है, ये चीज हमने देखनी है। इसमें रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं? एक तो प्री मेच्योरिटी। प्री मेच्योरिटी का क्या मतलब है, कोई स्टूडेंट बताना चाहे? कि प्री मैच्योर बेबी जो होता है उसके क्या बारे में मतलब है प्री मेच्योर बेबी, तो आपने बोल दिया, इसका मतलब क्या है? मतलब टाइम से पहले, हाँ, टाइम से पहले होगा अगर तो उसकी उसे प्री बर्थ हो गई। मेच्योरिटी का नाम देते हैं। अब डायबिटीज के अंदर भी, डायबिटिक जो प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज होती है, ठीक है, उसको क्या होता है, उसमें भी आपका फीटल जो है इंसुलिन ज्यादा बना रहा होता है। जब फीटल इंसुलिन ज्यादा बनाएगा उससे भी आपका सर्फेक्टेंट नहीं बनेगा। सी सेक्शन के अंदर क्या है, सी सेक्शन डिलीवरी जब आप करते हैं तो उसमें भी सर्फेक्टेंट नहीं बनता। किस तरह नहीं बनता, नॉर्मल जब आप वेजाइनल डिलीवरी डिलीवरी करते हैं ना, तो उसमें आपका क्या है, स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। स्ट्रेस बनेगा तो उससे आपका सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होगा। अब सी सेक्शन कर रहे हैं तो इसके अंदर स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा तो आपका सर्फेक्टेंट भी नहीं बनेगा। सी सेक्शन डिलीवरी के अंदर क्या है, आपका डिक्रीज रिलीज ऑफ फीटल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होगा, लेस स्ट्रेसफुल देन वेजाइनल डिलीवरी। सिंपल, आपने ये याद रखना है। अब नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है, आपने मैटरनल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देने हैं बिफोर बर्थ, ठीक है। आप, वही बात है कि अगर आपको पहले पता चल गया है, प्री नेटल डायग्नोज आपने कर लिया, बच्चा पैदा नहीं हुआ, आपने उसको पहले डायग्नोज कर लिया कि उसके अंदर क्या है, स्टीराइड या सर्वेक्टेंट कम है, तो आप क्या है, मैटरनल यानी माँ को आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे। वहां से उसके ब्लड प्लाज्मा जो है, जो फिल्ट्रेशन है, फ्लूइड जो है वो जाएंगे, तो उससे बच्चे को क्या है, ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, स्टीराइड्स हैं, मिलेंगे, उसकी वजह से क्या है, उसका सर्फेक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक्सोजीनियस सर्फेक्टेंट भी दे सकते हैं आप इन्फेंट को। अब नेक्स्ट उसने लिखा है थेरेपेटिक सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। इसका क्या मतलब है? अब हमने कहा कि लंग्स का तो इशू है, लंग्स का इशू है तो साफ ज़ाहिर है आपने ऑक्सीजन तो देनी है, ठीक है, सिंपल। अब अगर ऑक्सीजन आपने ज्यादा दे दी है तो कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं बच्चे को, तो उसको एक तो रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी। अगर वो प्री मेच्योर बच्चा है तो उसको आंख का भी मसला हो सकता है, साथ में आपने क्या ऑक्सीजन भी ज्यादा दे दी, तो उससे क्या रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी उसको हो सकती है। अगर आपके जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं वहां पे अगर हैमरेज मिले तो उसे आप इंट्रा वेंट्रिकुलर हैमरेज का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लाजिया, ठीक है। ये क्या है, तीन चीजें आपको ऑक्सीजन ज्यादा देने की वजह से मिलती हैं। इनको आपने एज इट याद रखना है। इसके बाद आपने यहाँ पे ये ट्रीटमेंट में पढ़ा कि मैटरनल जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देनी है बिफोर बर्थ, तो आपको किस तरह से पता चला? तो अब आपने क्या है, टेस्ट वगैरह करने होते हैं। वो कौन से होते हैं? एक तो हमारे पास फीटल लंग मेच्योरिटी, जिसमें लेसिथिन, स्पिंगोमाइलिन, एल बटा एस, ठीक है, ये चेक करने होते हैं। अब ये नॉर्मल आपको सर्फेक्टेंट किन बच्चों में मिलता है, वो लोग जिनका मोर देन 2 हो सर्फेक्टेंट, ठीक है, तो उनमें ये क्या है, आपको नॉर्मल मिलेगा, हेल्दी बच्चे होंगे। अगर ये सर्फेक्टेंट की रेशियो 1.5 से कम है, ठीक है, तो उसको क्या होगा, नॉन रेस्पिरेटरी न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा, ठीक है। फॉर्म स्टेबिलिटी इंडेक्स एंड सर्फेक्टेंट एल्बुमिन रेशियो, ठीक है, वही चीजें बता रहा है। अब मुझे कोई स्टूडेंट ये बताया कि उसने ये लाइन लिखी है, परसिस्टेंटली लो ऑक्सीजन टेंशन, रिस्क ऑफ द पीडीए। पीडीए क्या है, जल्दी बताएं। सर ये जो है फीटल पीरियड के अंदर जो है ना, राइट टू लेफ्ट शंट के अंदर जो पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस है तो वो कम हो जाती है इसमें। ठीक है। अब नॉर्मल आप ये देखें कि नॉर्मल क्या है, डक्टस आर्टरियोसिस को क्या है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन नहीं है, हमने कहा, अब ऑक्सीजन नहीं है तो उससे क्या होगा, बच्चे को पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होगा। सिंपल, आपने ये याद रखना है कि ऑक्सीजन, उसने यही लिखा है कि परसिस्टेंटली लो ऑक्सीजन टेंशन लीड टू द रिस्क, बढ़ा सकती है आपके पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को। क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट है एनाटमी। सर इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स दे सकते हैं फिर? हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर हमने ओपन करना हो
तो कौन सी ड्रग्स देते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं। अगर क्लोज करना हो तो कौन सी देते हैं? NSAIDs। तो बस सिंपल है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एनाटमी, ठीक है। एनाटमी में क्या चीजें देखनी है हमने? एनाटमी में जो है रेस्पिरेटरी ट्री है। रेस्पिरेटरी ट्री क्या है? आपके ट्रैकिया से लेकर एल्वुलर डक्ट तक के रास्ते को आप रेस्पिरेटरी ट्री का नाम देते हैं। सिंपल, आपने ये याद रखना है। ट्रैकिया से लेकर एल्वुलर डक्ट के रास्ते को आप क्या नाम देते हैं? रेस्पिरेटरी ट्री का नाम देते हैं। अब रेस्पिरेटरी ट्री के दो जोन्स हैं, एक है कंडक्टिंग जोन, एक है रेस्पिरेटरी जोन। सिंपल, आपको पहले पता होना चाहिए कि कंडक्टिंग जोन को इसका दूसरा नाम है एनाटमिक डेड स्पेस। डेड स्पेस, एनाटमिक डेड स्पेस, ये दूसरा नाम है आपके कंडक्टिंग जोन का, ठीक है। पहला पॉइंट ये पता होना चाहिए आपको। दूसरा पॉइंट ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपकी सिर्फ ऑक्सीजन पास होती है, ठीक है, एक्सचेंज नहीं होगी। सिर्फ कंडक्टिंग जोन के अंदर क्या है? ऑक्सीजन पास होती है, ये पॉइंट। अब जो रेस्पिरेटरी होता है, इसके अंदर आपकी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है। तो एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि वो कौन सा जोन है जहां पे सिर्फ ऑक्सीजन पास होती है, एक्सचेंज नहीं होती, तो आपने कंडक्टिंग जोन को टिक करना है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि वो कौन सा जोन है जहां पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती हैं, तो आपने रेस्पिरेटरी जोन को टिक करना है। क्लियर है ये? अब उसने आगे लिखा है कि जो लार्ज एयरवेज होती हैं वो कंसिस्ट होती हैं नोज पे, फेरिंग्स पे, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ये तो इतना आपको पता ही है। अब आगे जो मेन काम है वो ये है कि उसने ये लिखा है कि जो आपकी लार्ज टू मीडियम साइज्ड ब्रोंकाई होती है ना, उनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? ड्यू टू सीरीज। ये सीरीज में होती हैं। जो लार्ज और मीडियम साइज ब्रोंकाई होते हैं, ये सीरीज में होते हैं, इसलिए इनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। अब जो जो स्मॉल एयरवेज होती हैं ब्रोंक्यूल्स की, वो क्या है? या स्मॉल एयरवे कंसिस्ट ऑफ ब्रोंक्यूल्स दैट फर्दर डिवाइड इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। इनकी क्या है? रेजिस्टेंस कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये आपको पैरेलल वे में मिलती हैं। अगर पैरेलल वेज में मिल रही हैं तो वो आपकी रेजिस्टेंस को कम करेंगी। अगर सीरीज में है तो वो आपकी रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगी। सीरीज में कौन सी आ रही थी? आपकी लार्ज टू मीडियम साइज ब्रोंकाई। अगर स्मॉल एयरवेज हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रोंक्यूल्स हैं या टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं, वो आपको कम रेजिस्टेंस के साथ मिलेंगी। रीजन क्या है? पैरेलल नंबर्स में होंगे वो। क्लियर है ये? अब मैंने आप लोगों को कहा है कि कंडक्टिंग जोन जो है इसमें सिर्फ ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन जो होगी वो वार्म होगी, ह्यूमिडिफाई होगी, ठीक है, उसके बाद फिल्टर होगी एयर, बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द गैस एक्सचेंज। ये वही चीज बता रहा है। आगे उसने यही लिखा है कि एनाटमिक डेड स्पेस है। एक टर्म आती है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, ठीक है, वो आपको मैं जब वॉल्यूम डिस्कस करेंगे ना, तब आपने याद दिलाना है, वो मैं आपको बताऊंगा, वहां पे ज्यादा सूटेबल है, ठीक है। तो सिंपल आपने ये चीजें याद रखना है। अब आगे उसने लिखा है कि जो कार्टिलेज और गॉबलेट सेल्स होते हैं ये एक्सटेंड करते हैं जहां तक आपकी क्या है? ब्रोंकाई जाती हैं। ये टेबल आप देख लें। जो ब्रोंकाई है ना, यहां तक आपके ट्रैकिया से लेकर ब्रोंकाई तक क्या होती हैं? आपकी कार्टिलेजेस और गॉबलेट सेल्स आती हैं, ठीक है। सिंपल आपने ये याद रखना है। अच्छा, इसके बाद जो पॉइंट आपने याद रखने हैं इसमें, कि जो आपके ब्रोंकस से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक आपका जो सेल्स आते हैं वो होते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर सेल्स आएंगे, ठीक है। इनमें मिक्स तो होंगे, लेकिन आपने ये याद रखना है कि इसमें आपको क्या है? ब्रोंकस से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक आपको कौन से सेल्स मिलते हैं? सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर सेल्स मिलते हैं, ठीक है। तो इट्स मीन्स कि इनमें आपको सिंपल सिलिएटेड कोलमनर सेल्स भी मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद सूडोफाइड स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम्स भी मिलेंगे। इनको आपने क्या है? रट्टा लगाना है। ये हिस्टोलॉजी का पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद उसने लिखा है कि ट्रैकिया से लेकर जहां पे आपकी एंड ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आती हैं, यहाँ पे आपके स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। सिंपल आपने इनको याद रखना है। ट्रैकिया से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो है आपके स्मूथ मसल्स क्या है? मौजूद होते हैं। आगे एक डिजीज आएगी, आप पढ़ेंगे पैथोलॉजी के अंदर, जहां पे स्मूथ मसल्स का क्या है? मसला होगा।
ठीक है, वो हम डिटेल के साथ देखेंगे बाद में, फिलहाल आपने इतना याद रखना है। अब नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन पे मैंने क्या कहा था, यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक्सचेंज होता है। सिंपल आपको ये पता होना चाहिए। ये यहाँ पे कौन सी चीजें आती हैं आपकी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आते हैं, एल्वुलर डक्ट्स आती हैं और एल्वुलाई आती हैं। ये बाकी मैंने आपको बता दिया है। इसमें आपके जो सेल्स आते हैं मोस्टली रेस्पिरेटरी जोन के अंदर, वो होते हैं क्यूबाइडल सेल्स। अब क्यूबाइडल सेल्स कहाँ तक होंगे, जहां तक आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स मौजूद है। जब आपके एल्वुलाई की बात होगी, एल्वुलाई में आपके सिंपल स्क्वाइमस सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब सीलिया टर्मिनेट हो जाते हैं आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, इनको आपने एज इट याद रखना है। और जो रेस्पिरेटरी जोन के अंदर आपके एल्वुलर मैक्रोफेजेस भी आते हैं, ये क्या करते हैं, आपके डेब्रिस को क्लियर करते हैं, पार्टिसिपेट इन द इम्यून रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। सिंपल आपने ये चीजें याद रखनी है। अगेन मैं बताऊं कि कंडक्टिंग जोन के अंदर आपने क्या याद रखना है कि सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन पास होती है, कोई ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सचेंज नहीं होती। वो कहाँ पे होती है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, वो आपके रेस्पिरेटरी जोन में होती है। बाकी जो हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स बताई हैं वो आप लोगों ने देख लेनी है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक दो मैकेनिज्म बताता हूँ, वो आप लोगों ने याद रखना है। मैकेनिज्म क्या याद रखना है कि एक मैकेनिज्म है म्यूकोसिलरी मैकेनिज्म। म्यूकोसिलरी मैकेनिज्म साइड पे बेशक आप लिख लें। अब फॉर एग्जांपल म्यूको मीन म्यूकस, सीलरी मीन्स के सीलिया के थ्रू से आपने कोई चीज बाहर निकालनी है। ठीक है, अब कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई फॉरेन चीज हो सकती है, फॉरेन मटेरियल हो सकता है, उसको आप कैसे निकालेंगे बॉडी से, म्यूकस विद सीलिया। लाइक सीलिया क्या है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये क्या करते हैं आपकी चीजों को क्या है, या तो मूवमेंट देते हैं या बाहर निकालते हैं। ठीक है, सिंपल आपने ये याद रखना है। अब इसमें क्या है, लंग्स में ऐसा पाथवे है, ये म्यूकोसिलरी मैकेनिज्म, ये लंग्स में ऐसा पाथवे है जिसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ड्रा करूं, ये आपका लेट्स सपोज के एल्वुलाई है, यहाँ पे इस तरह के आपके सीलियाज मौजूद होते हैं। ठीक है, ये सीलियाज हैं, अंदर की तरफ है। अब ये सीलिया क्या करते हैं, जब भी कोई बैक्टीरिया आएगा, छोटा छोटा कोई बैक्टीरिया आएगा, अब ये सीलिया क्या करेंगे, ये मूवमेंट करते हैं। ठीक है, मूव कर रहे होते हैं। अब जब ये मूवमेंट करेंगे तो एक तो ये आपको फर्दर लंग्स के अंदर नहीं जाने देंगे। जब लंग्स के अंदर नहीं जाने देंगे तो ये क्या करेंगे, मूव करके उस चीज को बाहर जो है निकालेंगे। अब बाहर किस तरह से निकलेगा, आपने ये याद रखना है। अब इसके दो तरीके हैं। सीलिया ने क्या किया, मूव किया। ठीक है, मूव करके उस चीज को आगे की तरफ ले गए। अब आपने किस तरह से निकालना है, एक तो स्पूटम के जरिए से। ठीक है, जब आप थूक निकालते हैं, बलगम निकालते हैं, तो ये जो है आपका जो भी फॉरेन पार्टिकल है या बैक्टीरिया है, वो आपका इस तरह से निकलेगा। ठीक है, दूसरा मैकेनिज्म क्या है, या तो अगर आपने स्पूटम को इनगल्फ कर लिया है, ठीक है, तो इनगल्फ किया है तो वो कहाँ चला गया है, आपके स्टोमिक में। स्टोमिक में क्या होता है, एसिड होता है। जब एसिड आपका क्या करेगा, उस फॉरेन जो है बॉडीज या बैक्टीरिया को क्या है, किल कर देगा। क्या ये क्लियर है, म्यूकोसिलरी मैकेनिज्म सबको, जल्दी बताएं। यस सर। फैसल क्लियर है, जैन। तो ये स्पूतन से आगे आपने क्या कहा है कि स्टमक में? ये देखें, जब आप स्पूटम स्पूटम बोलते हैं बलगम को, जब भी कोई आपके लंग्स की इन सीलिया के साथ अटैच होगा, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो सकता है या छोटे छोटे बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये सीलिया क्या करते हैं, नॉर्मल ये मूवमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, इन सीलिया का काम क्या होता है कि ये आपके सीलिया आपके बाहर की तरफ वो जो फॉरेन पार्टिकल है या बैक्टीरिया है छोटे छोटे, उनको बाहर निकालेंगे। अब बाहर निकालना है, हमने कैसे निकालना है, थूक के जरिए से, स्पूटम के जरिए से बलगम बनेगा। ठीक है, अब बलगम जब निकलेगी, बाहर निकलेगी, तो वो बैक्टीरिया बाहर चले जाएंगे। अब सम टाइम क्या है, कुछ लोग बलगम को अंदर ले जाते हैं। ठीक है, स्टोमिक के अंदर ले जाते हैं। अब स्टोमिक के अंदर क्या मौजूद होता है, एसिड मौजूद होता है। अब एसिड खुद बताएं कि वो उन बैक्टीरिया को क्या नहीं मार देगा, या फॉरेन पार्टिकल है उसको किल कर देगा ऑटोमेटिकली। इसे आप म्यूकोसिलरी मैकेनिज्म का नाम देते हैं। क्लियर है।
क्लियर है सर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है कि आपको कफ क्यों होती है, ये चीज आपने याद रखना है, इसका मैकेनिज्म याद रखना है। इसी तरह स्नीजिंग का भी हम देखेंगे कि नीचे क्यों आती है, ठीक है। अब कफ क्यों होती है ये मैकेनिज्म देखेंगे। जो आपके लंग्स के ब्रोंकाई होते हैं ना, ब्रोंकाई पे एपिथेलियम मौजूद होती है। ये एपिथेलियम के नीचे, इस एपिथेलियम के नीचे क्या है, इरिटेंट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई की एपिथेलियम के नीचे क्या मौजूद होते हैं, इरिटेंट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जब भी कोई बैक्टीरिया, कोई केमिकल, स्मोक, डस्ट का सामना होगा इन इरिटेंट रिसेप्टर्स के साथ, क्या होगा, आपको खांसी होगी। ये क्लियर है, खांसी क्यों होती है, जल्दी बताएं। सर लंग के ब्रोंकाई के नीचे इरिटेंट रिसेप्टर्स होंगे। ब्रोंकाई की एपिथेलियम के नीचे क्या है, आपके इरिटेंट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जब भी कोई डस्ट, स्मोक या केमिकल या कोई बैक्टीरिया इनको टच करेगा, सेंस होगा, तो ये क्या करेंगे, आपको खांसी करवाएंगे। क्लियर है। क्लियर। यस सर। अब स्नीजिंग क्यों होती है, अब स्नीजिंग में भी इसी तरह आपका क्या होता है, नेजल मिकोजा पे क्या है, इरिटेंट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अब इरिटेंट रिसेप्टर्स क्या करते हैं नेजल मिकोजा पे, यहाँ पे भी एपिथेलियम ही होगी आपकी, यहाँ पे क्या है, इरिटेंट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो जब कोई बैक्टीरिया आएगा या डस्ट आएगी, तो ये क्या करेंगे, आपको स्टिमुलेट होके स्नीजिंग करवाएंगे। सिंपल। स्नीजिंग किस तरह से होती है, ये क्लियर है। क्लियर है। रिवाइज कर दें। दोनों के सिर्फ स्नीजिंग। स्नीजिंग सर। नेजल मिकोजा की एपिथेलियम पे इरिटेंट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जब भी कोई डस्ट है या कोई बैक्टीरिया है, वो क्या करेंगे, इसको टच करेंगे, इरिटेंट रिसेप्टर्स को। इरिटेंट रिसेप्टर क्या करेंगे आपके नोज के थ्रू, यहाँ पे भी आप नोज के अंदर आपके क्या मौजूद होते हैं, बाल होते हैं, ठीक है। वो एज अ क्या है, सीलिया के तौर पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपकी क्या है, इन चीजों को क्या है, फौरन जो पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ स्नीजिंग से। क्लियर है। क्लियर। अब नेक्स्ट है लंग एनाटमी के बारे में। कोई स्टूडेंट मुझे बताया कि यहाँ पे देख ना लें आप लोग, राइट लंग के कितने पार्ट होते हैं, जल्दी बताएं, फिर आगे हमने काफी पढ़ना है। लोब्स। जी जी। राइट लंग के अंदर 3 लोब्स होते हैं, 2 फिशर्स होते हैं, और लेफ्ट के अंदर 2 लोब्स होते हैं और 1 फिशर होता है। लेफ्ट के अंदर 2 लोब्स क्यों होते हैं, और कौन से लोब्स मौजूद होते हैं लेफ्ट के अंदर। नाम नहीं आता। अपर लोब और लोअर लोब होता है, ठीक है। राइट के अंदर अपर होता है, मिडल होता है और लोअर लोब होता है। अब क्यों होते हैं, राइट के पास 2 लोब्स क्यों होते हैं, अशना ये बताओ। लेफ्ट साइड पे कौन सा ऑर्गन मौजूद क्योंकि होता वहाँ लिवर होता है। लिवर। है, लेफ्ट साइड पे कौन सा ऑर्गन मौजूद होता है, हार्ट होता है ना। हार्ट की वजह से जो है मिडल लोब राइट, जो है, हाँ। क्या क्या बता रही है। ये सर राइट साइड पर जो लीवर था, तो फिर लेफ्ट साइड पर हार्ट ही है। ठीक है। लेफ्ट जो यहाँ पे क्या है, आपकी लेफ्ट साइड जो लेफ्ट लंग है, यहाँ पे आपका हार्ट आ जाता है मिडल वाली जगह पे, इसलिए जो है इसका मिडल लोब नहीं होता लेफ्ट साइड का। राइट साइड लंग्स के कितने लोब्स होते हैं, 3 होते हैं, अपर, मिडल और लोअर। सिंपल, आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। करीना क्या होता है और हाइलम क्या होता है। कैरिना ये एक नैरो पॉइंट होता है बिटवीन, ये आपका क्या है, राइट ब्रोंकस है, ये आपका लेफ्ट ब्रोंकस है। तो करीना क्या है, एक नैरो पॉइंट है बिटवीन राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस, इज कॉल्ड करीना। ठीक है, सिंपल, आपको ये पता होना चाहिए। और हाइलम क्या होता है, ये स्ट्रक्चर्स को अलाउ करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ब्रोंक्यूल्स को क्रॉस करवाना है, अलाउ कराना है,
साथ में कोई आर्टरी मैंने गुजारनी है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स हो गई, इनको अलाउ करवाता है ये आपका हाइलम। सिंपल आपने याद रखना है कि हाइलम अलाउ करता है स्ट्रक्चर्स को ताकि इंटर और एग्जिट हो सके आपकी बॉडी से, ठीक है, अंदर ही। तो उसमें कौन सी जो चीजें होती हैं, ब्रोंक्यूल्स हो गए, आर्टरी हो गई और पल्मोनरी वेन्स हो गई। सिंपल आपने ये याद रखना है, ठीक है। अब हमने कहा कि राइट लंग के कितने लोब्स होते हैं, 3 लोब्स होते हैं, और लेफ्ट लोब के कितने लोब्स होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। मिडल इसमें नहीं होता क्योंकि वहां पे क्या है, आपका हार्ट लोकेट होता है। अब सिंपल आपने ये भी याद रखना है कि उसने ये लिखा है कि रिलेशन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी टू द ब्रोंकस एट ईच लंग हाइलम इज डिस्क्राइब्ड बाय रेल्स। यहाँ पे एक निमोनिक उसने बनाया है कि जो आपका राइट आर्टरी होता है वो इंटीरियर होता है टू द ब्रोंकस, ठीक है। राइट आर्टरी जो होती है, ओ सॉरी, राइट जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो आपकी क्या है, इंटीरियर होती है ब्रोंकस के। इसी तरह जो आपकी लेफ्ट आर्टरी होती है वो सुपीरियर होती है टू द ब्रोंकस। सिंपल आपने ये याद रखना है। अब एग्जामिनर आपसे एमसीक्यूज में पूछता है कि करीना आपके असेंडिंग एओर्टा का इंटीरियर पार्ट होता है कि पोस्टीरियर, आपने पोस्टीरियर पार्ट को टिक करना है। इसी तरह एग्जामिनर आपसे पूछता है कि जो डिसेंडिंग एओर्टा होता है वो आपके किसका पार्ट होता है, इंटीरियर मीडियल पार्ट होता है या पोस्टीरियर पार्ट होता है या इंटीरियर पार्ट होता है। तो आपने क्या है याद रखना है कि जो डिसेंडिंग एओर्टा होता है वो आपका इंटीरियर मीडियल आता है टू द कैरिना। सिंपल आपने ये एमसीक्यूज याद रखने हैं। अब नेक्स्ट है कि जो उसने कहा है कि राइट लंग, अब राइट लंग के अंदर कितने लोब्स थे, 3 लोब्स थे, तो इट्स मींस कि ये बड़ा है। लेफ्ट लोब के कितने थे, सिर्फ 2 लोब्स थे। उसने ये लिखा है कि राइट लंग इज मोर कॉमन साइट फॉर द इनहेल्ड फॉरेन बॉडीज। इट्स मींस कि कोई भी फॉरेन बॉडी आती हैं तो वो ज्यादा कहाँ पे जाएंगी, आपके राइट साइड या राइट लंग्स में आपकी ये फॉरेन बॉडीज आती हैं। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आपके जो राइट मेन स्टेम ब्रोंकस होते हैं ये वाइड होते हैं, ठीक है, वाइड होंगे और मोर वर्टिकल होंगे, और ये शॉर्टर होते हैं देन लेफ्ट, ठीक है। देन लेफ्ट मींस के आपकी जो लेफ्ट मेन स्टेम ब्रोंकस होती है उसकी बात कर रहा है। तो सिंपल आपने ये याद रखना है कि राइट लंग जो होता है ये मोस्ट कॉमन साइड होती है आपके फॉरेन इनहेल्ड फॉरेन बॉडीज की। क्यों, क्योंकि इसके पास जो राइट मेन स्टेम ब्रोंकस होता है वो वाइड होता है, मोर वर्टिकल होता है और शॉर्टर होता है। जो लेफ्ट होता है ना, लेफ्ट मेन स्टेम ब्रोंकस, वो मोर हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, और नैरो होता है और वो लॉन्गर होता है। सिंपल आपने ये याद रखना है। अब इसके बाद उसने आपसे एमसीक्यूज इस लिहाज से पूछने हैं कि इफ यू एस्पायरेट अ पीनट, ठीक है, मूंगफली वगैरह जो है आप अगर खाते हैं उसमें आपकी बॉडी की क्या है पोजीशंस बताइए। फॉर एग्जांपल के सुपाइन पोजीशन में है, लेटा हुआ है सीधा, पीनट खाया, तो वो आपके कौन से लंग्स के लोब्स में जा सकता है। तो आपको सीधा वो कहेगा कि सुपाइन पोजीशन पे है, उसने पीनट को एस्पायर किया है, तो आपके कौन से लोब पे जो है जाएगा। तो आपने क्या है सुपीरियर सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब को टिक करना है। इसी तरह लाइंग है ऑन राइट साइड, इट्स मींस के वो राइट साइड पे लेटा है, ठीक है। तो अगर उसने पीनट खाया तो वो कौन सी लोब्स में जाएगा, तो आपने क्या है इंटर द राइट अपर लोब पे ये जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपराइट खड़ा है, तो अगर उसने पीनट खाया तो वो राइट जो है लोअर लोब में जाएगा। इसका जवाब कोई स्टूडेंट अगर बताना चाहे, राइट लोअर लोब में क्यों जाएगा। सर ग्रेविटी की वजह से वो नीचे चले गए। एक्सीलेंट। तो ग्रेविटी की वजह अपराइट से क्या है, पोजीशन। ग्रेविटी की वजह से क्या है वो राइट लोअर लोब के अंदर चला जाएगा। ये सिंपल आपने एज इट इनको याद रखना है। अब नेक्स्ट है डायाफ्राम स्ट्रक्चर्स। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डायाफ्राम है क्या। डायाफ्राम एक डोम शेप क्या है, मसल है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, आपके थोरिक्स और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करना होता है। डोम शेप क्या है, मसल है, जो थोरिक्स और एब्डोमिनल कैविटी है उनको क्या है सेपरेट करता है। अब इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि डायफ्राम से 3 होल्स होते हैं, ठीक है, 3 होल्स, 3 सुराख निकलते हैं। अब इन होल्स का काम क्या है, इसमें से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पास होते हैं, और वो कौन से लेवल पे होते हैं ये आपके एनाटॉमी के अंदर एमसीक्यूज बनते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि एट T8, ठीक है,
थोरेसिक जो वर्टिब्रा T8 होता है, यहाँ पे आपके कौन से जो है स्ट्रक्चर्स पास होंगे। तो आपने एक इंफीरियर वेना केवा और राइट फ्रेनिक नर्व को याद रखना है, रट्टे वाला पार्ट है। इसी तरह वो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि एट T10 पे आपके कौन से जो हैं स्ट्रक्चर्स पास होंगे, एसोफेगस और वेगस, ठीक है। इसके बाद एट T12, पहले आप इस तरह से याद रखें, T8, T10, T12। T8 पे कौन सी चीजें होंगी, इंफीरियर वेना केवा और राइट फ्रेनिक नर्व। T10 पे कौन सी चीजें होंगी, एसोफेगस, वेगस, ठीक है। गस गस आ रहा है दोनों में, वेगस और एसोफेगस, ठीक है। T10 पे होगा। और वेगस नर्व आपकी कौन सी क्रेनियल नर्व है, नंबर 10 है, ठीक है। तो इस लिहाज से 10th। आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब T12 जो है उसमें कौन से आते हैं, एओर्टा, थोरैसिक डक्ट और एजाइगस वेन हो गया। ये चीजें आपकी आती हैं T12 पे। इस तरह से आप लोगों ने इनको याद रखना है। अब डायफ्राम जो है इनरवेट होता है कौन सी नर्व से, एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है, फ्रेनिक नर्व से। कौन से लेवल्स पे, C3, C4 और C5। और एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है कि अगर पेन फ्रॉम डायफ्राम हो रहा है, तो मैंने क्या कहा था आपको इसके अंदर सीवीएस के अंदर कि फ्रेनिक नर्व क्या करती है, दूसरे स्ट्रक्चर्स को भी तो देती है ना सप्लाई, इनर्वेट करती है, ठीक है। तो अगर वो आपके डायफ्राम को इरिटेट कर रही है, कैन बी रेफर्ड, तो इट्स मीन्स के दूसरे स्ट्रक्चर्स में भी क्या है, पेन फील होगा, ठीक है। तो वो पेन कहाँ कहाँ पे जा सकता है, सिंपल आपने ये याद रखना है कि जो डायफ्राम की इनर्वेशन होती है इसकी फ्रेनिक नर्व की, वो कौन कौन से लेवल से जाती है, C3, C4 और C5 तक। अब C5 पे आपके शोल्डर्स मौजूद होते हैं, और जो ट्रेपेजियस मसल होता है वो C3 और C4 पे होता है। सिंपल आपने फिलहाल इतना याद रखना है, बाकी डिटेल में हम मस्कुलोस्केलेटल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब फ्रेनिक नर्व की क्या है, इंजरी हुई है, तो फ्रेनिक नर्व की इंजरी की वजह से एलिवेशन ऑफ एप्सिलेटरल, एप्सिलेटरल मतलब होता है सेम साइड, जो डायफ्राम की जो सेम साइड है वहां पे आपको एलिवेशन मिलेगी फ्रेनिक नर्व इंजरी की वजह से ऑन एक्सरे, जब आप एक्सरे करेंगे, सिंपल। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है बाइफर्केशन। बाइफर्केशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कि मैंने कहा था कि अगर लेट्स सपोज कि ये एक आर्टरी है, ये फर्दर अगर दो में डिवाइड हो जाए, ये जो एक पॉइंट है ना, इसे आप बाइफर्केशन का नाम देते हैं, ठीक है। सिंपल आपने ये याद रखना है। अब उसने ये चीजें लिखी हैं कि C4 पे कौन सी जो है आर्टरी या कौन से स्ट्रक्चर आपके आते हैं, तो आपने कॉमन कैरोटिड आर्टरी को क्या है याद रखना है। कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो बाइफर्केट होती है एट C4 पे, ठीक है। सिंपल आपने याद रखना है। इसके बाद ट्रैकिया जो है ये आपका T4 पे, ये निमोनिक आप इस तरह से देख लें, CC है ना, C4 पे आएगा, ठीक है। कॉमन कैरोटिड बाई 4, सारे 4 होंगे, ठीक है, लेकिन लेवल्स आपने चेंज करने हैं। कॉमन है तो उसमें C4 आएगा, इसी तरह T है तो T आएगा, T4 थोरैसिक 4 पे आएगा। इसी तरह एब्डोमिनल एओर्टा है, ठीक है, बाइफर्केट हो रहा है तो ये L4 पे होगा, लंबर 4 पे, ठीक है। सिंपल आपने इनको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। यहां तक थी एनाटमी आपकी, पीछे क्लियर है सारा, जी सर क्लियर है। फैसल समझ आ रही है। यस सर। एक मिनट में पानी पी लूं, स्टार्ट करते हैं। अब जो है फिजियोलॉजी है, ठीक है। फिजियोलॉजी में पहले हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज का है, ठीक है। पहले तो आपको कैपेसिटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर हम दो वॉल्यूम्स को ऐड करें, ठीक है, ये वॉल्यूम्स हम डिस्कस करेंगे, बस आपको कैपेसिटी की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि अगर हम दो वॉल्यूम्स को ऐड करें, जमा करें, तो उसे हम कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। वो किस तरह से है वो हम देखेंगे। अब टोटल आपके 4 कैपेसिटीज होती हैं और 4 वॉल्यूम्स होते हैं, ठीक है। अब टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इसको हमने देखना है। आप अभी क्या है, रिलैक्स होके बैठे हो, ठीक है, क्लास ले रहे हो, ठीक, नॉर्मल आप इंस्पायर हो। अच्छा, हम बात कर रहे थे टाइडल वॉल्यूम की, ठीक है। तो मैंने कहा था कि आप ना अभी रेस्टिंग पोजीशन पे बैठे हो, नॉर्मल आप क्या है इंस्पायर कर रहे हो और एक्सपायर कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे बैठे हैं, सांस लेने और एक्सहेल करने में एफर्ट नहीं लग रही आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। और ये टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल कितना होता है आपका, 500 ml होता है, ठीक है।
ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे पहले आपको किसी को अगर ये पता हो कि आपके लंग्स का नॉर्मल कितना वॉल्यूम होता है, कितने लीटर होता है, किसी स्टूडेंट को अगर पता हो, 6 लीटर होता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, समझ आ गया? कि आप अभी जैसे बैठे हैं, ठीक है, आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे सांस लेने में और एक्सेल करने में, इसको आप क्या है, टाइडल वॉल्यूम का नाम देते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है? एफर्ट करके आप क्या है, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद और सांस इंस्पायर कर रहे हैं, ठीक है, आप सांस लें, फिर नॉर्मल सांस लेके फिर आपने क्या करना है, एफर्ट करनी है, उस सांस को पीछे की तरफ बैकवर्ड जो है आप लें, डीप जो है इंस्पायर करें। जब आप डीप इंस्पायर करेंगे तो क्या है, वो एक एफर्ट लगा रहे हैं, तो इसको आप नाम देते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो ये कितनी होती है, ये आपकी 3000 क्या है, ml होती है, ठीक है। अब एक्सपायरेटरी क्या है, एफर्ट करके आप नॉर्मल जिस तरह एक्सपायर कर रहे हैं, एफर्ट करके अब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद और सांस बाहर निकालें, ठीक है। जब आप और सांस बाहर निकालते हैं तो इसे आप क्या नाम देते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितनी होती है, ये आपकी 1200 ml होती है। क्लियर है ये 3 टर्म्स? जल्दी बताएं। क्लियर। फैसल क्लियर है? यस सर। अब ये जो है आपको 3 टर्म्स क्लियर हो गई। अब रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, जितनी सांस बाहर निकाली एफर्ट के साथ, उसके बाद जो रह जाती है उसे आप क्या नाम देते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। अब ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, इसको आप स्पायरोमेट्री के साथ मेजर नहीं कर सकते, ये एक टेस्ट होता है, ठीक है। ये जो 3 वॉल्यूम्स है, इसको आप स्पायरोमेट्री के साथ क्या है, मेजर कर सकते हैं। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वो ऐसा कौन सा वॉल्यूम है जिसे आप स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं कर सकते, वो होता है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम होता क्या है, जितनी सांस क्या है, जितनी सांस बाहर निकाली एफर्ट के साथ, उसके बाद जो रह जाती है उसे आप क्या नाम देते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम का नाम देते हैं। क्लियर है ये? अब नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटीज, ठीक है। कैपेसिटी में क्या है, आपने सिंपल क्या करना है, जो आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था और टाइडल वॉल्यूम था, इनको आप ऐड करते हो तो ये आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाता है, सिंपल। इसी तरह फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, अब इसको आप क्या है अभी समझ लो, ठीक है। आगे एक हमारे पास इलास्टिक रिकॉइल आएगा, ठीक है, उसमें आपको फिर कोई मसला नहीं होगा समझने में। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या होता है कि आपके जो लंग्स होते हैं वो इनवर्ड होंगे। फॉर एग्जांपल सांस लेंगे जब आप, वो मैं अगर यहाँ पे ड्रा करूँ तो ज़्यादा आपको समझ आएगी। लेट्स सपोज ये आपके लंग्स हैं, ठीक है, ये आपकी क्या है, चेस्ट वॉल है। अब यहाँ पे मौजूद होती है आपकी क्या, पैरिटल लेयर। अब यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे कौन सी लेयर होती है, विसरल लेयर होती है। सिंपल आपने ये याद रखना है कि जब आप सांस को लेते हैं, ठीक है, तो आपकी ये लंग्स क्या करते हैं, अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है। और जो आपकी चेस्ट वॉल होती है, ये क्या करती है, ये बाहर की तरफ जाती है, ठीक है, एक्सपैंड होगी। सिंपल आपने ये मैकेनिज्म याद रखना है। ये जो सीन आपको मिलता है सारा, ये आपको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के अंदर मिलता है। ये एक मेन जो है बैलेंस होता है, ठीक है, हर बंदे के अंदर कॉमन होता है। जब आप क्या करते हैं, एयर लेते हैं लंग्स के अंदर, तो आपकी चेस्ट क्या है, एक्सपैंड करती है, और जो लंग्स होते हैं वो आपके क्या है, इन्वर्ट हो जाते हैं, अंदर की तरफ चले जाते हैं। नॉर्मल मैकेनिज्म होता है। इसको आप क्या नाम देते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का नाम देते हैं। अगर ये बात समझ आ गई है तो आगे इलास्टिक रिकॉइल का एक टॉपिक आएगा, वो आप लोगों का क्लियर है, ठीक है। अब फंक्शनल रेजिडुअल के अंदर क्या है, आपने रेजिडुअल वॉल्यूम को और एक्सपायरेटरी रिजर्व जो जो वॉल्यूम था उसको ऐड करेंगे, तो ये आपका क्या कहलाता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये सिंपल जो चीज़ थी मैंने आप लोगों को बता दी। अब वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, अगर मैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, टाइडल वॉल्यूम को और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करूं तो ये आपकी वाइटल कैपेसिटी कहलाती है, ठीक है। सिंपल आपने ये याद रखना है। अब इसके बाद नीचे है टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी कितना, वॉल्यूम कितना होता है, मैंने ऑलरेडी बताया 6 लीटर 6 होता है, लीटर। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल लंग्स की क्या है, कितनी कैपेसिटी होती है टोटल वॉल्यूम की, वो आपने 6 लीटर बतानी है। अगर मैं इंस्पायरेटरी को, टाइडल वॉल्यूम को, एक्सपायरेटरी और रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड करूं, ठीक है, और उसने ये लिखा है कि ये बराबर होती हैं आपके
VC के, वाइटल कैपेसिटी के प्लस रेजिजुअल वॉल्यूम के। सिंपल आपने इनको याद रखना है इस तरह से। अब नेक्स्ट जो है वर्क ऑफ ब्रीथिंग, इसमें ऐसी कोई चीज है नहीं, ठीक है, सिंपल आपने इसको रीड कर लेना है। जो चीज समझना है आपने कल मुझसे पूछनी है। इसमें भी आपने क्या है, ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। इसके बाद दो टर्म्स हैं वो आप क्लियर कर लो, इसके अंदर है, हाँ ये फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस वाला है ना, तो आपने बताया नहीं है मुझे कि ये फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या होती है। फिजियोलॉजिकल जो डेड स्पेस होती है ये हर बंदे में नॉर्मल होती है। नॉर्मल क्या इसका मैकेनिज्म है, अगर आपको समझाऊं कि लेट्स सपोज ये आपकी क्या है, लंग्स है, ठीक है। अब लंग्स का जो अपर पार्ट होता है ना, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ठीक है। ब्लड इसमें कम होता है। ब्लड क्यों कम होता है अपर पार्ट में? ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से अपर पार्ट ऑफ लंग्स में क्या है, आपका ब्लड ऊपर नहीं होता। सिंपल आपने ये याद रखना है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगी यहाँ पे अपर पार्ट ऑफ। और जो आपकी टीबी होती है, ट्यूबरकुलोसिस होती है, वो यहाँ पे आपके अपर पार्ट पे ज्यादा जो है बैठती है। क्यों बैठती है टीबी, क्यों जो आपका माइकोबैक्टीरियम होता है क्यों बैठता है? क्योंकि यहाँ पे हाई ऑक्सीजन होती है। जब हाई ऑक्सीजन होगी तो उसके लिए एक इन्वायरमेंट बन जाता है कि यहाँ पे मेरे लिए जिंदा रहने का जो है एक जरिया है। सिंपल ये चीज याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे अब दो टर्म्स हैं, एक होती है वेंटिलेशन, ठीक है, वैसे ये आगे टॉपिक आएंगे अगर आप क्लियर कर लें। एक होती है वेंटिलेशन, एक होती है परफ्यूजन। अब परफ्यूजन क्या होती है? वो अमाउंट ऑफ ब्लड जो एल्वुलाई में पहुंचती है उसे आप क्या नाम देते हैं? परफ्यूजन का। वो अमाउंट ऑफ ब्लड रीच इन एल्वुलाई ऑफ लंग्स कॉल्ड परफ्यूजन। वेंटिलेशन क्या होती है? वो अमाउंट ऑफ एयर जो आपके एल्वुलाई ऑफ लंग्स में पहुंचती है उसे आप वेंटिलेशन का नाम देते हैं। ये दो टर्म्स क्लियर है। अब फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या होती है, इसको हम देखते हैं अगेन कि ये हमारे पास क्या है, अपर पार्ट है लंग का, ठीक है। ये हर बंदे में क्या है, नॉर्मल होती है। अपर पार्ट ऑफ लंग में क्या है, ऑक्सीजन मैंने कहा ज्यादा होती है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा है, ब्लड के अंदर क्या है आपका CO2 को भी बाहर निकाला जाता है ना। तो अब मुझे कोई स्टूडेंट ये बताया कि यहाँ पे ब्लड नहीं पहुंच रहा, तो क्या ख्याल है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच पाएगी? नहीं नो सर। सर। तो नहीं पहुंचेगी। तो इसको आप क्या नाम देते हैं? फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, ठीक है, क्लियर है। बस ये याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट पुलमनी सर्कुलेशन, ये जो है ना, ये हम बाद में कल डिटेल के साथ देखेंगे। वैसे कल जो है, एक मिनट यहाँ पे ना पेज शायद हाँ उल्ट हो गए, ये वाला पेज आना चाहिए था। अब यहाँ पे आपने क्या है, वेंटिलेशन की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि वो अमाउंट ऑफ एयर जो आपके एल्वुलाई में पहुंचती है उसे आप वेंटिलेशन का नाम देते हैं। अब वेंटिलेशन दो तरह की होती है, एक होती है मिंट वेंटिलेशन, एक होती है एल्वुलर वेंटिलेशन, ठीक है। मिंट जो वेंटिलेशन होती है, इसे आप जो एब्रीविएशन देते हैं वो कौन सा होता है? वो आपका VE के नाम से आप इसको एब्रीविएट करते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ जो गैस होती है वो आपके लंग्स में पर मिनट के लिहाज से पहुंच रही होती है, तो उसे आप क्या नाम देते हैं? मिनट वेंटिलेशन का नाम देते हैं। अब इसमें फार्मूला क्या है? टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट आपको सबको याद होना चाहिए। ये अडल्ट के अंदर 12 से 20 होता है, या 12 से 18 भी होता है, ये डिफरेंट बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है पर मिनट आपका कितना रेस्पिरेटरी रेट होता है, 12 से 18 या 12 से 20 होता है। अब टाइडल वॉल्यूम कितना था? 500 था। अब रेस्पिरेटरी जो है हमारे पास रेट, फॉर एग्जांपल रेंज इसकी वेरी करती रहती है, 12 से 20 हो सकती है, हर इंसान का अपना जो है रेस्पिरेटरी रेट है, ठीक है, या ऊपर नीचे होता रहता है। अब फॉर एग्जांपल 12 है, 12 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? टाइडल वॉल्यूम जो कि कितना होता है हर ब्रीथ में, 500 होता है। इसको जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी इसका जवाब आएगा वो आपकी मिनट वेंटिलेशन होती है, ठीक है। ये क्लियर है?
जो ये VD है ना, VD, ये आपका डेड स्पेस वॉल्यूम है, डेड स्पेस वॉल्यूम है, जो कि 150 ml पर ब्रेथ होता है। इसके बाद नेक्स्ट है एल्वुलर वेंटिलेशन, इसको एब्रीवेट करते हैं VA के नाम से। ये क्या है, वो वॉल्यूम ऑफ गैस या एयर जो आपके एल्वुलाई में हर मिनट में पहुंचती है। ठीक है, सिंपल, आपने ये याद रखना है। इसको VA से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला क्या है, VT माइनस VD मल्टीप्लाई रेस्पिरेटरी रेट। अब नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 होता है, और VD कितना होता है पर ब्रेथ, 150। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई आपने रेस्पिरेटरी रेट कर देना है, जो भी उसका रेस्पिरेटरी रेट हो, तो वो आपका क्या होता है, एलुलर वेंटिलेशन होता है। ठीक है, सिंपल, आप लोगों ने ये याद रखना है। क्लियर है। अब नेक्स्ट है लंग एंड चेस्ट वॉल प्रॉपर्टीज। जैसा कि मैंने पीछे आप लोगों को समझाया था, किसके बारे में, फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी के बारे में। अगर वो आपको क्लियर है तो ये अब आपके लिए हलवा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो चीजें नहीं आती हैं। अगेन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ड्रा करता हूँ कि लेट्स सपोज कि ये आपका चेस्ट वॉल है, इसके अंदर आपका क्या है, ये लंग मौजूद है। ठीक है, अब नॉर्मल जब आप एयर लंग्स में जाएगी ना, तो ये चेस्ट प्लस यहाँ पे आपकी जो पैरिटल कैविटी होती है, ये क्या करती है, एक्सपैंड करती है। ठीक है, और जो ये लंग्स है ना, ये अंदर की तरफ चले जाएंगे जब आप एयर लेते हैं। ठीक है, तब इस तरह का नॉर्मल मैकेनिज्म हो रहा होता है। तो ये मैकेनिज्म किस वजह से हो रहा होता है, तो अगर आपसे कोई पूछे तो आपने ये बताना है कि ये आपके जो जो प्लूरल स्पेस है ना, वहां पे जो प्रेशर होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से मेंटेन लाइक प्रेशर है कि आपके लंग्स के अंदर क्या है, प्रेशर वो नेगेटिव होता है। इंट्रा पेलुलर प्रेशर जो है वो नेगेटिव होता है। सिंपल, आपने ये याद रखना है। अब होता क्या है, अगर फॉर एग्जांपल किसी को लाइक नाइफ से कोई चाकू वगैरह लगा है लंग्स की तरफ, लंग की इंजरी हुई, अब क्या होगा, खुद सोचें कि चेस्ट वॉल से, ठीक है, यहाँ पे इंजरी हुई, जब आप एयर लेंगे, कोई स्टूडेंट मुझे बताया, जब आप एयर लेंगे आफ्टर नाइफ इंजरी के बाद, तो क्या ख्याल है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज वैसे का वैसा रहेगा कि चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो चेंज होगा। अब यहाँ पे आपकी क्या है, एयर क्या है, आने लग जाएगी, जिससे आप नाम देते हैं नीमोथोरेक्स का। नीमो मतलब होता है एयर, ठीक है, थोरेक्स मीन्स के थोरेक्स का जो है इंजरी पार्ट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मल क्या होता है, यहाँ पे एयर नहीं आती। एयर क्या है, आपकी एयर जब आती है तो वो आपके इन स्ट्रक्चर्स को, लाइक आपकी जो चेस्ट वॉल है और पेरिटल जो लेयर है, उसको एक्सपैंड करती है। जब इंजरी होती है तो यहाँ पे आपका ये सारा मैकेनिज्म नेगेटिव चार्ज की वजह से हो रहा था। जब नाइफ इंजरी होगी तो ये नेगेटिव चार्ज डिस्टर्ब हो जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज डिस्टर्ब होगा तो यहाँ पे भी हवा आने लग जाएगी, एयर आने लग जाएगी, तो उसे आप क्या नाम देते हैं, नीमोथोरेक्स का। इसकी डिटेल हम पैथोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। नीमोथोरेक्स काफी होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी भी होती है। ठीक है, उसको हम डिटेल के साथ देखेंगे। तो सिंपल, आपने ये याद रखना है कि आपका किस प्रेशर की वजह से आपका ये मेंटेन रहता है बैलेंस, नेगेटिव प्रेशर की वजह से। सिंपल, आपने ये चीजें याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद आगे उसने लिखा है कि सिस्टम प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक, और पुल्मोनरी जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस होती है, यहाँ पे फंक्शनल जो रेजिडुअल कैपेसिटी होती है, यहाँ पे आपको पुल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस मिनिमम मिलती है, कम मिलती है। सिंपल, आपने ये याद रखना है। अच्छा, इसके बाद आप पूछ रही थी कंप्लायंस के बारे में। कंप्लायंस क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने क्या है, ब्रीद ली, सांस ली, इंस्पायर किया। जब आप इंस्पायर करते हैं तो आपके एल्वोलाई क्या करते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। ठीक है, जब आप इंस्पायर करते हैं तो आपके एल्वोलाई क्या करते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। इसको आप क्या नाम देते हैं, कंप्लायंस का नाम देते हैं। क्लियर है अब अशना? क्लियर है। क्या है, जब आप इंस्पायर करते हैं तो आपके ये जो एल्वोलाई होते हैं, लंग्स जो होते हैं, ये एक्सपैंड हो जाते हैं। इस मैकेनिज्म को आप नाम देते हैं कंप्लायंस का। अब एग्जामिनर आप लोगों से क्या पूछता है, वो डायरेक्टली आपसे कहता है कि कंप्लायंस कम हो रहा है या कंप्लायंस बढ़ रहा है, किस डिजीज के साथ होता है। अगर कंप्लायंस बढ़ रहा है तो ये आपको एम्फीसीमा, पैथोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे, उस डिजीज के अंदर ज्यादा मिलता है। ठीक है, एम्फीसीमा के अंदर, प्लस ओल्डर अडल्ट के अंदर क्या है, ये आपको ज्यादा मिलता है। अब ओल्डर अडल्ट, ये आई थिंक कि पुराने एडिशंस के अंदर जो है
वो विद एज लंग्स की क्या है जो फंक्शंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें से ओल्डर अडल्ट में काफी चीजें जो है आपको चेंज मिलती हैं, लाइक उसके लंग्स का वो नॉर्मल मैकेनिज्म नहीं रहता जब बंदा बुढ़ापे की तरफ जाता है। तो उसमें से एक मैकेनिज्म ये भी है कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनका कंप्लांस ज्यादा होता है, सिंपल आपने ये याद रखना है। इसी तरह जो डिक्रीज कंप्लांस है, कम जो मिलता है, ये कौन सी डिजीज में मिलता है, सिंपल एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस के अंदर कंप्लांस बढ़ता है या कम होता है, तो आपने कम कम होने को टिक करना है। इसी तरह निमोनिया हो गया, आर्ड्स जो जो है हमारे पास, ये हो गया एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने इस टॉपिक को याद रखना है। अब नेक्स्ट है हिस्टेरियासिस। हिस्टेरियासिस क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे एक ड्रा करके दूं, ये एक कर्व है, ठीक है। अब ये कर्व क्या है, ये नॉर्मल कर्व है, ठीक है। पहले आप इस बात को समझें कि एक नॉर्मल कर्व है। अगर ये कर्व क्या है, इस तरह से बनती है, ठीक है, स्ट्रेट बनती है, तो ये नॉर्मल कर्व इस तरह की जो बन रही होती है वो लाइक आपकी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पे ये बन रही होगी। जब अगर आपकी इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन पे आपकी कर्व डिफरेंट मिले, ठीक है, उसे आप हिस्टेरियासिस का नाम देते हैं। ये टर्म क्लियर है, जल्दी बताएं। यस सर। सर नॉर्मल क्या हो? नॉर्मल क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपकी कर्व इस तरह की है नॉर्मल, जब आप इंस्पायर या एक्सपायर कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर इंस्पायर और एक्सपायर करने पे कर्व स्ट्रेट हो या उसकी डिफरेंट जो है आपको वो ओरिजिन मिले उस जो है कर्व की, तो उसे आप क्या नाम देते हैं, हिस्टेरियासिस का नाम देते हैं। अब ये डिफरेंट जो है कर्व आपको क्यों मिली है, इसमें आपको क्या है, जो सरफेस टेंशन होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई मिलती है। तो इसकी रीजन क्या है कि आपको ये कर्व क्यों आपको एबनॉर्मल मिलती है, क्योंकि इसमें सरफेस टेंशन जो होता है वो बढ़ा हुआ मिलता है। सिंपल आपने ये याद रखना है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद जो है हीमोग्लोबिन क्या है, ये एक प्रोटीन है जो मौजूद होती है आपके आरबीसीज पे, ठीक है। सिंपल आपने ये याद रखना है। इसके 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स होते हैं। अब 4 में से 2 अल्फा होते हैं, 2 बीटा होते हैं, ठीक है। अब ये करती क्या है, ये इसके जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं ये बाइंड करते हैं आपके एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। सिंपल आपने ये याद रखना है। अब हीमोग्लोबिन जो है आपको एडल्ट्स में डिफरेंट मिलती है, बच्चों के अंदर फीटल के अंदर जो है डिफरेंट मिलती है। ये हम फीटल वाला जो है स्टोरी कहानी जो है ये जो हीमाटोलॉजी जब पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंपल आपने ये चीज याद रखनी है। अब जहां पे आप खुद बताएं कि यहाँ ये बात मैंने बता दी कि आपके जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो बाइंड करते हैं एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो, इट्स मीन्स कि ऑक्सीजनेटेड एरिया है, वहां पे हीमोग्लोबिन ठीक काम करेगी कि खराब काम करेगी, मुझे ये बताएं। सर ठीक काम करेगी। और जहां पे ऑक्सीजन कम है वहां पे हीमोग्लोबिन की सर या तो एफिनिटी कम हो सर जाए, सर यस सर डिफिशियंसी होगी। ठीक है, एफिनिटी हो जाएगी। इट्स मीन्स कि जहां पे ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन जो है उसकी हाई एफिनिटी होती है फॉर ऑक्सीजन, और डीऑक्सीजनेटेड इट्स मीन्स कि वही बात हो रही है कि अगर ऑक्सीजन कम है तो उसके साथ आपके हीमोग्लोबिन का बॉन्ड नहीं बन पाएगा। अच्छा, इसके बाद उसने साइड पे लिखा हुआ है कि प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ बफर फॉर एच पॉजिटिव आयन। अब ये जो है हम एक जब हम कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक करेंगे ना, वहां पे आपको इसका क्लियर आपको कंसेप्ट बताऊंगा। सिंपल आपने इसको मार्क कर लेना है। इसी तरह जो प्रोटीन आपके आरबीसीज में मिलती है उसे आप हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं। जो प्रोटीन आपको मसल्स पे मिलती है उसे आप मायोग्लोबिन का नाम देते हैं। जो मायोग्लोबिन होती है वो सिंगल पेप्टाइड होती है चेन, ठीक है, विद वन हीम मोइटी के साथ होती है, लेकिन इसकी जो हायर एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। ये पॉइंट भी आप लोग को क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड। इसमें सिंपल आपने ये चीजें याद रखनी है। अगर हीमोग्लोबिन का 1 ग्राम है ना, वो आपकी कितनी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का है तो वो आपके 1.35 जो है ml ऑक्सीजन के लिहाज से बाइंड करेगी। सिंपल आपने याद रखना है।
तो ये नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन अमाउंट होती है ब्लड के अंदर वो 15 होती है, लेकिन ये मेंस और वुमेन्स में डिफरेंट होती है, ठीक है, बच्चों के अंदर भी डिफरेंट होती है, उनकी वैल्यूज जो है अगर एग्जाम के अंदर आएगा तो वो आपको नॉर्मल वैल्यू भी दे देता है कि ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल कब होगी वो आपको बता देगा। सिंपल आपने ये चीज याद रखनी है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में आपकी ऑक्सीजन कितनी होगी, 1.35 ml ऑक्सीजन होगी। सिंपल आपने ये याद रखना है। अब नेक्स्ट ये याद रखना है कि विद डिक्रीज हीमोग्लोबिन के अगर हीमोग्लोबिन कम है तो साफ जाहिर है उसकी ऑक्सीजन कंटेंट भी उसका आर्टीरियल ब्लड क्या होगा, कम होगा। इट्स मीन्स के आपके ब्लड के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन भी कम होगी क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है। सिंपल आपने ये याद रखना है। लेकिन उसने ये लिखा है कि आपकी जो ये चेंज हो रहा है, हीमोग्लोबिन अगर कम है तो ऑक्सीजन भी कम होगी, या ऑक्सीजन कम है तो हीमोग्लोबिन कम आपकी बाइंड होगी। तो उसने ये कहा है कि विद नो चेंज इन द ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड पार्शियल ऑक्सीजन। अब इन दो टर्म्स का आपको पता होना चाहिए कि सैचुरेशन क्या होती है और पार्शियल ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होती है। सैचुरेशन ये होती है कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन क्या है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है उसे आप क्या नाम देते हैं, सैचुरेशन का। अगेन मैं बताऊं कि ऑक्सीजन जब आप क्या है, जब आपकी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है उसे आप सैचुरेशन का नाम देते हैं। पार्शियल जो है ऑक्सीजन क्या होती है, वो ऑक्सीजन जो ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। ब्लड के अंदर वो ऑक्सीजन जो क्या हो, डिसॉल्व हो, उसे आप पार्शियल ऑक्सीजन का नाम देते हैं। सिंपल आपने ये याद रखना है। क्लियर है ये। अब नेक्स्ट उसने टेबल दिया हुआ है, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हम पढ़ेंगे, मेथिमोग्लोबिनीमिया भी पढ़ेंगे, साइनाइड टॉक्सिन भी पढ़ेंगे, टॉक्सिसिटी भी पढ़ेंगे, आगे हमारे टॉपिक आएंगे। लेकिन इसमें आपने क्या याद रखना है, एग्जामिनर आपको ये वैल्यूज देगा कि हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन नॉर्मल है, सैचुरेटेड जो ऑक्सीजन है वो कम है, और पार्शियल ऑक्सीजन भी नॉर्मल है, और टोटल ऑक्सीजन कंटेंट भी कम है। तो ये कौन सी पॉइजनिंग के अंदर, ये कौन सी डिजीज के अंदर मिलता है, तो आपने इनको याद रखना है, ठीक है। ये रट्टे वाला काम है, ये इंपॉर्टेंट है, कई दफा आ चुके हैं एमसीक्यूज, इनको आपने सही से ग्रिप करना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब इसमें जो पॉइंट्स मैं बताऊं ना वही आपने याद रखने हैं, इंशाल्लाह आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब नॉर्मल जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन मींस के एबनॉर्मल है। नॉर्मल जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व होती है वो सिग्माइड होती है, इस तरह की, इस तरह से। पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व जो है वो सिग्माइड शेप होती है। अगर ये इस तरह की नहीं होगी तो उसे आप क्या है, डिसोसिएशन कर्व का नाम देंगे। सिंपल आपने ये याद रखना है। नॉर्मल कैसे होती है, सिग्माइड शेप होती है। अब दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, इसमें दो शिफ्ट्स आती हैं। यहाँ पे अगर मैं ड्रा करूं कि ये नॉर्मल सिग्माइड कर्व आ गई है, ऊपर की तरफ जो होगी वो आपकी लेफ्ट साइड होगी, ठीक है। जो नीचे की तरफ कर्व अगर आएगी तो वो आपकी राइट साइड होगी, ठीक है। ये एबनॉर्मल पाथवेज हैं, लेफ्ट और राइट। सिंपल आपने ये माइंड में रखना है। नॉर्मल कैसे जाना चाहिए था उसको, इस तरह से। अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है तो वो लेफ्ट साइड का होगा इशू, ठीक है, और अगर नीचे की तरफ आ रही है तो वो राइट साइड का इशू होगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या है, हीमोग्लोबिन आती है, और यहाँ पे आपकी क्या है, पार्शियल ऑक्सीजन आती है। सिंपल आपने याद रखना है। अब जो राइट साइड है, ये वाली जो साइड है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ डिटैच होके टिश्यू के पास चली जाती है, टिश्यू के पास क्या है, चली जाती है। तो इसे आप क्या नाम देते हैं, राइट साइड क्या है, या राइट लेफ्ट जो शिफ्ट होती है उसे आप नाम देते हैं। ये क्लियर है, जल्दी बताएं कि रिपीट करूं। सर रिपीट कर दे। नॉर्मल क्या होती है, इस तरह की लाइन होनी चाहिए। अगर ये लाइन कर्व जो है नीचे की तरफ आ रही है तो वो राइट साइड को इंडिकेट करेगी, अगर ऊपर की तरफ जा रही है वो तो लेफ्ट साइड को इंडिकेट करेगी। अब राइट साइड की बात करें, इसमें क्या है, अगर ऑक्सीजन बाइंड करे, सॉरी, ऑक्सीजन अगर आपकी हीमोग्लोबिन से डिटैच हो जाए, ठीक है, हीमोग्लोबिन से डिटैच होके ये आपके ऑक्सीजन टिश्यू के पास चली जाए, इसे आप राइट साइड का नाम देंगे, ठीक है। इसमें कौन से फैक्टर्स आते हैं वो आपको पता होने चाहिए। राइट साइड में जो है आपकी डिजीज, सिंपल आपसे वो या फैक्टर्स आपको कहेगा, कोई भी फैक्टर बताएगा, फॉर एग्जांपल के पीएच कम है, ठीक है,
या टेम्परेचर ज्यादा है, फीवर मतलब है उसको, ठीक है, या हैपोक्सिया हो सकता है, ठीक है, हैपोक्सिया हो गया। तो ये सिंपल आपने याद रखनी है एग्जांपल्स कि राइट शिफ्ट में कौन सी चीजें आपको मिलती हैं। एक तो आपको फीवर मिलेगा, ठीक है, उसके बाद आपको हैपोक्सिया मिलेगा, उसके बाद आपको क्या है, ये मिलेगा पीएच जो है कम मिलेगी। सिंपल आपने ये याद रखना है। इसके बाद लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड में क्या याद रखना है आपने कि ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन अटैच होती है आपके हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, लेकिन ये ऑक्सीजन टिश्यू की तरफ कम जाएगी। सिंपल लेफ्ट साइड में क्या याद रखना है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ तो अटैच होगी लेकिन टिश्यू की तरफ कम जाएगी। इसे आप लेफ्ट साइड का, लेफ्ट शिफ्ट या लेफ्ट साइड का क्या है आप नाम देते हैं। अब इसमें कौन सी डिजीजेज आ जाती हैं या कौन सी एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, वो एक तो हमारे पास होगी आपकी जेनेटिक म्यूटेशन भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है टेम्परेचर कम मिलेगा, ठीक है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो फीवर होगा, अगर कम है तो वो आपको क्या है, किस में मिलता है, लेफ्ट शिफ्ट के अंदर मिलता है। 1 मिनट लाइट चली गई, ऑन कर लूं मैं।